निधि एक बहुत खुश मिजाज और चंचल लड़की थी और निधि के माँ बाप ने उसकी शादी शहर के एक अमीर घराने में तय कर दी थी। जिस दिन निधि को लड़के वाले देखने आए थे, तब निधि की खूबसूरती को देखकर उसकी होने वाली सास कहने लगी, समधन जी, आपकी बेटी जितनी तस्वीर में खूबसूरत दिखती है, उससे भी कई ज्यादा खूबसूरत तो सामने से दिख रही है। निधि के होने वाले पति संजय ने निधि के मम्मी पापा से कहा, मुझे निधि से अकेले में कुछ बात करनी है। यह सुनकर निधि के मम्मी पापा एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर निधि की ओर देखकर उसे चुप रहने का इशारा करने लगे। निधि के पापा ने संजय से कहा, क्यों नहीं संजय बेटा, अब तो आप दोनों को उम्र भर हमेशा साथ ही रहना है और अब निधि तो आपकी अमानत है, आप कर लीजिए निधि से बात। इतना कहकर सब लोग निधि और संजय को अकेला छोड़कर वहां से चले गए। लेकिन निधि की माँ को निधि की बहुत फिक्र होने लगी थी, इसलिए वह निधि के पापा से कहने लगी, ए जी, हमारी निधि बहुत ही भोली है, कहीं वो संजय की बातों में आकर सारी पोल न खोल दे, नहीं तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, हमारी निधि बहुत समझदार है, वह ऐसा कुछ भी नहीं बोलेगी। फिर संजय और निधि एक कमरे में जाकर दोनों आपस में बात करने लगे। निधि जी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जी कहिए। निधि जी, दरअसल आप मेरी पहली पसंद नहीं है। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन उसके माँ बाप उसकी शादी कहीं और करवा रहे हैं। पर मेरी माँ यह बात आपसे और आपके घर वालों से छुपा रही है, लेकिन मैं आपसे यह बात छुपाना नहीं चाहता था। मुझे भी आपको कुछ बतानी है। मेरी शादी भी मेरी मर्जी से नहीं हो रही है। मैं शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे यह बात आपसे और आपके परिवार से छुपाने को कहा है। यह सुनकर संजय आग बबूला हो गया और कहने लगा, इतना बड़ा धोखा, अब तो मैं आपसे शादी हरगिज नहीं कर सकता। इतना कहकर संजय दरवाजे की ओर बढ़ने लगा, लेकिन बीच में ही रुककर उसने पलटकर निधि की तरफ देखा और पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ उस शख्स का नाम? जी, वो उसका नाम संजय है। यह सुनते ही संजय निधि की ओर दौड़कर एक दूसरे के गले लग गए और फिर निधि संजय से कहने लगी, अगर हमारा प्लान सफल नहीं होता तो शायद आज यही सब बातें हम किसी और से कह रहे होते। ऐसे कैसे मैं तुम्हें अपने आप से दूर होने देता? हाँ, ये बात तो है कि तुम इतने रईस खानदान से हो और तुम्हारे परिवार वाले मुझ जैसी मामूली क्लर्क की बेटी से तुम्हारा रिश्ता कभी नहीं करवाते। इतना कहकर निधि और संजय दोनों बिस्तर पर बैठ गए और फ्लैशबैक में चले गए। ये उन दिनों की बात है जब संजय और निधि एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उन्हीं दिनों में दोनों के बीच दोस्ती हो गई और फिर दोनों में प्यार भी हो गया था। मगर संजय के फाइनेंशियल स्टेटस के सामने निधि का फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ही छोटा था, इसलिए निधि अक्सर संजय के साथ बाहर जाने से इनकार कर देती थी और कहती थी, नहीं संजय, मैं नहीं आ सकती तुम्हारे साथ, तुम अकेले ही चले जाओ, मैं यहाँ कॉलेज में ही ठीक हूँ। वैसे भी मुझे महंगी रेस्टोरेंट में खाने की और महंगे कपड़ों की आदत नहीं है। मेरे पापा ने तो जैसे तैसे करके मेरी कॉलेज की फीस जमा की है और मैं ऐसे अमीरों वाले शौक नहीं पाल सकती। लेकिन निधि, तुम्हें मेरी आदत तो है ना? बोलो निधि, मैं तो सिर्फ तुम्हारा ही हूँ ना। हाँ संजय, मुझे तुम्हारी आदत लग चुकी है और मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकती। तो बस निधि, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? निधि यह सुनते ही खुशी से झूम उठी, लेकिन तभी उसे याद आया कि संजय की माँ तो संजय की शादी एक करोड़पति लड़की से करवाना चाहती हैं। यह बात संजय ने ही निधि को बताई थी और यह याद आते ही निधि के चेहरे की रंगत उड़ गई, क्योंकि निधि तो एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। अब संजय निधि का उदास चेहरा देख नहीं पाया और उसने उसी वक्त अपने दिमाग में एक प्लान बना लिया। देखो निधि, हमारे रिश्ते को बचाने के लिए हमें एक गेम खेलना होगा। अब मैं जैसा तुम्हें कहूंगा तुम बिल्कुल वैसा ही करना, और आज से हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। और फिर संजय अपने घर आकर अपनी माँ से कहने लगा, माँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। यह सुनते ही संजय की माँ खुश हो गई। तब संजय अपनी माँ से कहने लगा, माँ, मैं सरिता आंटी की बेटी कोमल से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनते ही संजय की माँ के चेहरे का रंग उड़ गया और वह संजय से कहने लगी, नहीं संजय, मैं तुम्हारी शादी कोमल से नहीं करवा सकती। दरअसल बात यह थी कि सरिता की बेटी कोमल का रंग बहुत ही सांवला था और वो देखने में भी कुछ ज्यादा सुंदर नहीं थी। लेकिन संजय की माँ संजय के लिए एक रईस और सुंदर लड़की तलाश रही थी, क्योंकि संजय खुद देखने में बहुत ही हैंडसम था। अब संजय के माँ इनकार करते ही संजय अपनी माँ से कहने लगा, माँ, तुम्हें मेरा रिश्ता एक रईस खानदान में करना था ना, और कोमल तो रईस खानदान से है, तो फिर दिक्कत क्या है? मैं अपने चांद से टुकड़े की शादी उस कोयले की शक्ल वाली लड़की से कभी नहीं करवाऊंगी। माँ, मगर मुझे तो कोमल से ही शादी करनी है। नहीं संजय, तू किसी भी खूबसूरत गरीब लड़की पर हाथ रख दे, मैं तेरी शादी उससे करवा दूंगी, लेकिन कोमल से तो हरगिज नहीं करवाऊंगी। यह सुनकर संजय बहुत खुश हो गया और फिर उसने एक पंडित को पैसे की लालच देकर
अपने घर पर निधि की फोटो के साथ भेज दिया। एक दिन संजय उदास होने का नाटक करके अपने घर पर बैठा था और संजय की मां भी उसकी शादी की चिंता में अपना सिर पकड़े बैठी हुई थी कि तभी संजय का भेजा हुआ पंडित संजय के लिए निधि का रिश्ता लेकर उसके घर आ गया। जब पंडित जी ने संजय की मां को निधि की तस्वीर दिखाई तो संजय की मां निधि की फोटो को देखते ही रह गई थी। पंडित जी ने संजय की मां से कहा, लेकिन बहन जी, यह लड़की रईस खानदान से नहीं है, यह तो एक मामूली से क्लर्क की बेटी है। शायद यह लड़की आपके स्टेटस के हिसाब से संजय के लिए ठीक नहीं रहेगी। आप चाहे तो किसी और लड़की के रिश्ते आने तक का इंतजार कर सकती हैं। तभी संजय की मां की आंखों के सामने फिर से कोमल का चेहरा घूम गया और फिर उसने अपने बेटे संजय की बात भी याद आने लगी कि वो सिर्फ कोमल से ही शादी करेगा। अपने सोच से बाहर आते ही संजय की मां ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, मुझे यह लड़की पसंद है। और फिर वो संजय को भी निधि की तस्वीर दिखाने लगी। तब संजय ने अपना नाटक जारी रखा और कहा, लेकिन माँ, जिस लड़की से मैं मिला भी नहीं हूँ उसके साथ मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? लेकिन संजय की मां ने अपना फैसला सुना दिया कि अब तो निधि ही इस घर की बहू बनेगी। पंडित जी, आप निधि के घर संजय का रिश्ता भिजवा दीजिए। ये सुनकर तो संजय के खुशी की कोई सीमा ही नहीं रही थी कि तभी निधि और संजय अपने फ्लैशबैक से बाहर आ गए और फिर एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर कहने लगे, अब हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। इतना कहकर निधि और संजय कमरे से बाहर आ गए और संजय ने बाहर आकर अपने माँ पापा से कहा, मुझे निधि पसंद है। फिर दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां जोरों से शुरू हो गईं और फिर वो दिन भी आ गया जब निधि संजय की दुल्हन बनकर मंडप में बैठी हुई थी। तभी संजय के दोस्त आपस में फुसफुसाने लगे, आखिरकार संजय ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ही ली। हाँ यार, सच में क्या किस्मत पाई है संजय ने। हमारे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की अब संजय की बीवी होगी। लेकिन जब संजय के दोस्त ये बातें कर रहे थे तब संजय की मां उनके पीछे ही खड़ी थी और उसने संजय के दोस्तों की सारी बातें सुन ली। संजय की मां की आंखों के सामने सब कुछ साफ था कि कैसे उसके खुद के ही बेटे ने अपनी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए उसे बेवकूफ बनाया था। संजय की मां ने यह बात संजय के पापा को बताई ताकि जल्द से जल्द शादी को रोका जा सके। लेकिन संजय के पापा ने संजय की मां को शांत रहने को कहा और तब तक तो शादी संपन्न भी हो चुकी थी। इस तरह निधि संजय की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। लेकिन संजय की मां का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। संजय की मां निधि के गृह प्रवेश की कोई रस्म भी नहीं करवाई और गुस्से से तिल मिलाती हुई अपने कमरे में चली गई। अगले दिन निधि जल्दी उठकर नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार हो गई क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि रस्मों के मुताबिक आज उसकी मुंह दिखाई होगी तो बहुत सारे मेहमान घर पर आएंगे। लेकिन संजय की मां ने मुंह दिखाई की रस्म रखने के बजाय घर में हंगामा कर दिया। संजय की मां चिल्लाते हुए निधि से कहने लगी, मैं सब जानती हूँ कि तूने जानबूझकर मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाया है क्योंकि तुम लोगों की नजर हमारी दौलत पर है। लेकिन मैं तुझ जैसी 2 कौड़ी की लड़की को कभी अपनी बहू स्वीकार नहीं करूंगी। अपनी सास की यह बात सुनकर निधि की आंखों में आंसू आ गए कि तभी अपने कमरे से बाहर संजय आ गया। अपनी मां की यह हरकत देखकर चिल्लाने लगा और कहने लगा, अब बस भी करो माँ, इन सब में निधि की कोई गलती नहीं है। यह सब तो मेरा प्लान था। शादी तो एक पवित्र बंधन होता है और अब मैं और निधि इस बंधन में बंध चुके हैं। लेकिन संजय की मां ने निधि को बोलती ही जा रही थी जिस वजह से संजय गुस्से में गाड़ी लेकर घर से बाहर निकल गया। देखो जी, भगवान की दया से सब कुछ ठीक से निपट गया है। बस अब वो चीज हमारी बेटी की खुशियों के आगे नहीं आनी चाहिए। शुभ शुभ बोलो जी, अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। हमारी बेटी मांगलिक है, यह छुपाकर कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी? क्योंकि संजय मांगलिक नहीं था तो कहीं हमारी बेटी का यह दोष संजय पर कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। यहाँ संजय के इस तरह गुस्से से चले जाने से निधि बहुत परेशान हो गई थी। निधि ने संजय को फोन लगाया तब गुस्से से भड़कता हुआ संजय एक घाटी के पास से गुजर रहा था। संजय ने निधि का फोन उठाया और कहा, निधि, एक बात हमेशा अपने ध्यान में रखना कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। संजय के इतना कहते ही निधि को संजय की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी जैसे कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो गई हो। निधि फोन पर संजय संजय चिल्ला रही थी लेकिन सामने से कोई आवाज नहीं आई। निधि के पापा ने निधि की मां से कहा, आज निधि बेटी के पग फेरे का दिन है, मैं जाकर उसे ले आता हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। बेटी को अपनी आँखों से ससुराल में खुश देख लूंगी तो मुझे भी चैन मिल जाएगा। लेकिन निधि तो संजय के इस तरह के चिल्लाने की आवाज सुनकर अपनी बिस्तर पर बैठी हुई थी। निधि की मम्मी पापा जब निधि के ससुराल पहुँचे तो निधि की माँ ने संजय की माँ को गले से लगाते हुए पूछी, कैसी हैं आप बहन जी? हम निधि को पग फेरे की रस्म के लिए लेने आए हैं। कहाँ है हमारी बिटिया? महारानी पड़ी होगी अपने कमरे में ही। संजय की मां का ऐसा जवाब सुनकर निधि के मम्मी पापा दोनों ही हैरान हो गए।
निधि बेटा, आखिर यह सब चल क्या रहा है? लेकिन निधि तो पुतले की तरह गुमसुम सी बिस्तर पर बैठी हुई थी। निधि बेटा, कुछ बोलती क्यों नहीं हो? और फिर निधि की माँ निधि के पापा से कहने लगी, कहीं निधि ने अपने मांगलिक होने की बात किसी को कहीं तो नहीं होगी। दरवाजे के बाहर खड़ी संजय की माँ ने सारी बातें सुन ली और वह गुस्से से आग बबूला हो गई। संजय की माँ अंदर कमरे में आ गई और कहने लगी, क्या निधि मांगलिक है और तुम लोगों ने इतनी बड़ी बात हमसे छुपा कर रखी? अब तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। अभी तो संजय की माँ निधि के परिवार को बुरा भला सुना ही रही थी कि तभी घर के मोबाइल पर एक कॉल आ गया। संजय की माँ ने जैसे ही फोन उठाया तो फोन उठाते ही वो धंसकर जमीन पर गिर गई, क्योंकि फोन पर पुलिस ने संजय की गाड़ी गिर जाने की खबर सुनाई थी। कहा था कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद संजय के बचने की कोई संभावना नहीं है और उसकी बॉडी का भी कुछ पता नहीं चल पाया है। क्या हुआ बहन जी, आप इस तरह रो क्यों रही हैं? तब गुस्से से तिल मिलाती हुई संजय की माँ निधि के पास गई और उसे थप्पड़ मारते हुए कहने लगी, होना क्या था? इसके आते ही मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, अब वह नहीं बचा। और फिर निधि के मम्मी पापा से कहने लगी, क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? अगर आप लोगों को हमारी दौलत ही चाहिए थी तो हमसे मांग लेते, लेकिन अपनी मांगलिक बेटी को मेरे बेटे के गले में क्यों बांध दिया? देखो अब क्या हो गया। ये सुनकर निधि की मम्मी भी सिर पर हाथ रखकर बैठ गई और कहने लगी, जिसका डर था वही हुआ। निधि बेटी, तू क्यों ऐसी किस्मत लेकर पैदा हुई है? तभी संजय की माँ ने निधि से कही, मिल गया ना सुकून तेरे दिल को, ले जाओ अब इस मनहूस को यहाँ से, अब ये इस घर में नहीं रह सकती। तभी उसकी मम्मी पापा उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले जाने लगे। बाहर जाकर देखा तो मोहल्ले वाले निधि और उसकी मम्मी पापा को भला बुरा सुना रहे थे। कैसे लोग हैं? अपनी मांगलिक बेटी की शादी करवाने के लिए किसी के बेटे की बलि चढ़ा दी इन लोगों ने। अपनी बेटी को एक दिन की सुहागन बनाकर क्या मिला इन लोगों को? इनका तो कुछ नहीं गया, लेकिन इस घर का तो कुल दीपक ही बुझ गया। और तो और, अब जब ये लड़की मायके में पड़ी रहेगी तो इसके भाई से भी कौन शादी करेगा भला? तब निधि की माँ ने निधि के पापा से कहा, हम निधि को अपने साथ नहीं ले जा सकते। यह क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी होश तो ठिकाने है ना? हम माँ बाप होकर अपनी बेटी से मुंह फेर लेंगे और हम अपनी बेटी को नहीं लेकर जाएंगे तो निधि को और कौन सहारा देगा भला? ए जी, आपने अभी अभी सुना ना, लोग हमारे और हमारी बेटी के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। हमारे बेटे की शादी होनी भी अभी बाकी है और अभी तो हमारा बेटा बाहर पढ़ने गया है। अगर हम निधि को अपने साथ घर ले गए तो हमारे बेटे की शादी होने में बहुत सारी दिक्कतें आ जाएगी। निधि के पापा निधि को अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन निधि की माँ ने उन्हें रोक लिया। फिर निधि से हाथ जोड़कर कहने लगी, हमें माफ कर देना बेटी, लेकिन अब यही तेरी जिंदगी है। इतना कहकर निधि की माँ ने निधि को फिर से घर के अंदर भेज दिया। निधि को फिर से अपने घर में देखकर संजय की माँ ने उसे फिर से रोक दिया और कही, फिर आ गई मनहूस, निकल जा मेरे घर से, इस घर में तेरा कोई नहीं है। निधि को घर से रवाना कर दिया। अब निधि एक जिंदा लाश की तरह सड़क पर इधर उधर भटकने लगी थी और फिर जब वह चल चल कर थक गई तब वह एक बस स्टैंड के पास जाकर चुपचाप बैठ गई। पूरे 2 दिन तक निधि वही बस स्टैंड के पास बैठी रही, ना कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। 2 दिन बीतने के बाद उसी बस स्टैंड पर एक औरत आई और जब उसने निधि को देखा तो निधि के पास आकर कहने लगी, बेटी क्या हुआ है तुम्हें और तुम इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? निधि बिना कुछ बोले उठकर वहां से जाने लगी कि तभी उसकी टक्कर सामने से आती एक कार से हो गई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उस कार से एक हैंडसम नौजवान बाहर निकला और उसने बेहोश निधि को गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गया। और जब निधि को होश आया तब उसके पास वही औरत बैठी हुई थी जो उसे बस स्टैंड पर मिली थी। निधि ने उस औरत से पूछा, मैं कहाँ हूँ और मैं यहाँ कैसे आ गई? तब उस औरत ने निधि को अपना नाम पूनम बताया और कहने लगी, तुम फिक्र मत करो बेटी, तुम एकदम सुरक्षित जगह पर हो। ये तो अच्छा हुआ कि राहुल सर तुम्हें यहाँ ले आए, वरना आज के जमाने में तो कोई किसी का मदद नहीं करता है। कौन राहुल सर और ये जगह कौन सी है? निधि उठकर बाहर जाने लगी कि तभी उसने देखा कि बाहर तो अनाथ बच्चे और बेसहारा औरतें एक साथ बैठे हुए थे और वहीं पास में एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था एन NGO। निधि के पीछे पीछे वह औरत भी बाहर आ गई और उसने निधि से कहा, ये बेसहारों का ही घर है बेटी, जिसे खुद राहुल सर ने ही बनाया है और अब हम सब उनके परिवार हैं। लेकिन तुम्हारे सर का नाम तो राहुल है, तो फिर इस बोर्ड पर NGO क्यों लिखा है? ये तो कोई नहीं जानता बेटी, क्योंकि राहुल सर किसी से ज्यादा बात नहीं करते। मगर तुम्हें क्या हुआ था बेटी, और तुम इतनी परेशान क्यों हो? ये सुनते ही निधि अपनी बीती जिंदगी में खो गई और संजय की याद आते ही वो रोने लगी। उस NGO के मालिक राहुल ने निधि को रोते हुए देख लिया और फिर वो केबिन में जाकर किसी से बात करने लगा। ये जो नई लड़की आई है उसका हमारे NGO में रहने का इंतजाम कर दो।
इतना कहकर वह अपने चेयर पर बैठने ही वाला था कि तभी उसके मोबाइल पर उसकी माँ का फोन आ गया। कितने दिन हो गए तेरी सूरत देखे हुए? मुझे तो लगता है कि मैं तो तुझे देखे बिना ही मर जाऊंगी। नहीं माँ, मैं अब उस घर में नहीं आ सकता। मेरा कल आज भी मुझे रात भर सोने नहीं देता है और कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदार आप भी हैं। इतना कहकर राहुल ने फोन बंद कर दिया कि तभी उसकी सेक्रेटरी जिया निधि की फाइल लेकर अंदर आ गई। राहुल निधि का नाम पढ़ते ही इमोशनल हो गया। अब निधि भी उसे एनजीओ में सबके साथ घुल मिल गई थी। बच्चों के साथ खेलना और बड़ों की सेवा करना, यह सब निधि को अब अच्छा लगने लगा था। एक दिन बातों ही बातों में निधि ने पूनम से राहुल सर से मिलने की इच्छा जताई थी और फिर एक दिन निधि राहुल सर से मिलने उनके ऑफिस पहुंच गई। राहुल का ऑफिस तो लॉक था, तो निधि वहीं खड़े खड़े सोच में पड़ गई। मैं अपने गम में इतनी डूब गई थी कि मुझे नया जीवन देने वाले इंसान का अभी तक मैंने एक बार शुक्रिया भी नहीं किया और नहीं उनका चेहरा देखा है। निधि के दिल में अब राहुल से मिलने की बेताबी बढ़ने लगी थी और वह जैसे ही वापस लौटने के लिए मुड़ी तो उसका पैर फिसल गया, लेकिन पीछे से आते राहुल ने उसे गिरने से बचा लिया। निधि को यह नहीं पता था कि जिससे मिलने के लिए वह इतनी बेताब थी, फिलहाल वह उसी की बाहों में संभली हुई थी। निधि ने राहुल को गलत समझ लिया और उसके गाल पर एक थप्पड़ मारते हुए कही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? लेकिन राहुल सच में एक बहुत ही नेक दिल इंसान था, जिसने निधि के थप्पड़ मारने पर उसे कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद निधि ने राहुल के ऑफिस की लाइट ऑन देखी तो वह फिर से राहुल से मिलने चली गई, लेकिन राहुल अपनी ऑफिस में नहीं था। निधि ऑफिस की लाइट ऑफ करके जाने लगी, तब उसकी नजर ऑफिस के बाहर गार्डन में बैठे राहुल पर पड़ी और वह उसे मिलने गार्डन में चली गई। लेकिन निधि इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि अभी थोड़ी देर पहले उसने राहुल को ही जोरदार थप्पड़ मारा था। निधि ने राहुल के लिए कॉफी बनाई और फिर कॉफी लेकर राहुल के पीछे खड़ी हो गई। राहुल उदास बैठा हुआ था और अपने आप से ही बातें कर रहा था। तुम क्यों मुझे अकेला छोड़कर चली गई निधि? निधि अपना नाम सुनते ही निधि के हाथों से कॉफी का कप छूट गया और कप की गिरने की आवाज सुनते ही राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे निधि को खड़ा पाया। निधि राहुल को हैरत से देखने लगी और कहने लगी, तुम तो वही हो ना जो अभी अभी अंदर मुझे छेड़ रहे थे। इससे पहले कि राहुल निधि को कुछ भी कहता, वहाँ पूनम आ गई और वह निधि को वहाँ से लेकर चली गई। निधि ने पूनम से पूछी, वह लड़का कौन था? अरे यही तो है हमारे राहुल सर, लेकिन तुम उनसे थोड़ा दूर ही रहना क्योंकि उनका गुस्सा बहुत तेज है। यह सुनकर निधि को राहुल से डर लगने लगा और उसने राहुल से दूर रहने का फैसला कर लिया। दूसरे दिन उस एनजीओ में एक विधवा औरत मदद की विनती लेकर आई और निधि से कहने लगी, बेटा मुझे रहने के लिए जगह दे दो। मेरी ससुराल वालों ने पति के मरते ही मुझे घर से निकाल दिया। अंदर आइए बहन जी, ये जगह मेरे और आप जैसे लोगों के लिए ही बनी है। इतना कहकर निधि अभी तो उस औरत को अंदर ले ही जा रही थी कि तभी पूनम वहां आ गई और आते ही उसने उस विधवा औरत को धक्का दे दिया और उस विधवा औरत पर चिल्लाने लगी और कहने लगी, ओ महारानी अंदर कहाँ चली आ रही है? यहाँ विधवा औरतों का आना सख्त मना है। यह सुनकर निधि हैरान परेशान होकर पूनम को देखने लगी और वह बेचारी विधवा औरत वहां से चली गई। तभी जिया भी वहां आ गई और उसने निधि से कही, देखो निधि, यहाँ रहना है तो एक बात याद रखना कि ऐसी विधवा औरतें यहाँ नहीं रह सकती जो शादी होते ही उसके पति का देहांत हो जाता हो। ऐसी औरत का साया हमारे इस एनजीओ पर भी पड़ सकता है। निधि अपने कमरे में चली गई और सोचने लगी, बड़ी मुश्किल से अब यह सुरक्षित जगह मिली है, मैं इसे खोना नहीं चाहती। निधि ने अपना बैग खोलकर उसमें से सफेद साड़ी निकाली और अपने आप में ही बरबराने लगी, नहीं, मुझे अगर यहाँ रहना है तो इन सब से मुझे यह बात छुपानी ही होगी कि मैं भी एक विधवा हूँ। और तभी निधि को बुलाने आई जिया ने निधि की सारी बातें सुन ली और उसके हाथों में पकड़ी सफेद साड़ी भी देख ली। जिया ने जाकर निधि की यह सच्चाई पूनम को भी बता दी। तब पूनम जिया से कहने लगी, इसका मतलब ये लड़की भी विधवा है। इतने दिनों से हमारे बीच में रहकर हमें धोखा दे रही थी। इस निधि को तो मैं अभी धक्के मारकर बाहर फेंक दूंगी। इससे पहले जिया और पूनम आगे कुछ करती, तभी वहाँ राहुल आ गया और कहने लगा, निधि के कमरे के बाहर क्या कर रही हो? जाओ और जाकर अपना काम करो। राहुल के सवाल का जवाब दिए बिना ही जिया और पूनम दोनों वहाँ से चली गई। निधि अपने कमरे में बैठे बैठे बरबराने लगी, मुझे तो लगा था कि मुझे यहाँ सहारा देने वाला राहुल भगवान से कम नहीं होगा, लेकिन इसकी सोच भी बाकियों जैसी ही है, जो एक औरत के विधवा होने में औरत को ही दोषी मानते हैं। निधि अब मन ही मन राहुल से नफरत करने लगी थी। उसी दिन राहुल को किसी काम से बाहर जाना पड़ा और यह मौका देखकर जिया और पूनम बहुत खुश हो रही थी। अब देखना जिया, इस निधि को तो अब मैं बताऊंगी कि विधवा होना कितना बड़ा श्राप है। अगले दिन निधि जब नहाकर बाहर आई तो उसने कपड़े निकालने के लिए जैसे ही अपने बैग को खोला तो देखा कि उस बैग में सारी की सारी सफेद साड़ियां रखी हुई थी। उसने अपने कपड़ों की जगह सफेद साड़ियां देखकर निधि हैरान हो गई और सोच में पड़ गई कि यह सब किसने किया होगा। लेकिन उसके पास और कोई कपड़े न होने की वजह से
निधि ने चुपचाप उन सफेद साड़ियों में से एक साड़ी उठाकर पहन ली। जैसे ही निधि सफेद साड़ी पहनकर बाहर आई तो जिया और पूनम मुस्कुरा रही थी। अब सब कुछ समझ आ गया था कि यह सब इन दोनों ने जानबूझकर किया है। कुछ औरतें उसे घुर घुर के देखने लगी, तभी उसमें से एक औरत ने कही, मैंने तो सुना है यह लड़की मांगलिक है। मांगलिक दोष की वजह से ही शादी के दूसरे दिन ही इसके पति की मौत हो गई थी। और फिर अचानक ही सबकी नजरें निधि के पेट पर पड़ी, जो हल्का सा बाहर आ गया था। निधि का पेट देखते ही एक औरत बोल पड़ी, कैसा जमाना आ गया है, शादी के दूसरे दिन पति मर गया, लेकिन यह बेशर्म औरत फिर भी अपना पेट में किसका बच्चा लेकर खुलेआम घूम रही है। मुझे तो लगता है कि इसने अपने यार के साथ मिलकर खुद ही अपने पति को रास्ते से हटा दिया होगा। इतना कहकर सबने फैसला सुनाया कि अब इस लड़की को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। और फिर जिया और पूनम निधि को धक्के मारकर वहां से निकालने लगी कि तभी निधि जाकर पीछे से आते राहुल की बाहों में गिर गई और राहुल ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। राहुल ने आते ही सबसे पूछा, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? लेकिन राहुल के आगे कोई कुछ भी बोल नहीं पाया। और फिर अचानक ही राहुल की नजर निधि की सफेद साड़ी पर पड़ी और तब उसे अपने एनजीओ की सारी सच्चाई पता चल गई। राहुल ने पूनम और जिया को डांटते हुए कहा, ये एनजीओ मैं अनाथ बच्चों के लिए और बेसहारा औरतें के लिए खोला है। फिर चाहे वो औरत बेसहारा हो या फिर विधवा, तुम लोग एक औरत होकर भी निधि के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? इतना कहकर राहुल ने पूनम और जिया दोनों को एनजीओ से निकल जाने के लिए कह दिया। लेकिन पूनम और जिया राहुल से माफी मांगते हुए कहीं, हमें माफ कर दो सर, हम भी बेसहारा हैं, हमें यहाँ से मत निकालिए। तब निधि ने राहुल से कहा, इन्हें माफ कर दो सर, अब तो वैसे भी मैं यहाँ से जा रही हूँ। रुको निधि, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर राहुल ने निधि का बैग उठाया और उसे अपने एनजीओ के पीछे बने अपने बंगले में ले गया। राहुल ने अपने घर का एक कमरा निधि को रहने के लिए दिया और निधि से कही, निधि आज से तुम यहीं रहोगी। लेकिन सर, आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? राहुल बिना कुछ बोले ही वहां से अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सुबह जब निधि की आंख खुली तब राहुल उसके सामने चाय और नाश्ते का प्लेट लेकर खड़ा था। आपके लिए ब्रेड टी मैडम। सर, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सब तो मुझे करना चाहिए था आपके लिए। नहीं निधि, इस हालत में तुम कोई भी काम नहीं करोगी। इसका मतलब आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी क्या आप मुझे मेरे अतीत के बारे में कुछ भी नहीं पूछेंगे कि यह बच्चा किसका है? कुछ मत कहो निधि, मुझे कुछ भी नहीं जानना है, बस तुम सुरक्षित हो यही मेरे लिए काफी है। इतना कहकर राहुल वहां से निकल गया। कुछ देर बाद घर की बेल बजी। राहुल ने जाकर दरवाजा खोला तो दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी जो राहुल से पूछ रही थी, बेटा तू फोन क्यों नहीं उठा रहा? आप यहाँ क्यों आई है? बेटा तू फोन नहीं उठा रहा था, बस इसलिए मैं यहाँ आ गई। बीती बातों को अब भूल जाओ बेटा और अब घर चल मेरे साथ। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं अब लौटकर उस घर में नहीं आ सकता। उस औरत ने देखा कि अंदर कोई लड़की खड़ी है, लेकिन वह औरत निधि को देख नहीं पाई थी। उस औरत ने राहुल से कहा, अंदर नहीं बुलाएगा बेटा? प्लीज माँ, आप चली जाइए यहाँ से और मुझे बार बार फोन करना बंद कर दो। इतना कहकर राहुल ने दरवाजा बंद कर दिया और फिर से घर के अंदर आ गया। राहुल के अंदर आते ही निधि ने राहुल से पूछा, कौन था राहुल? कोई नहीं निधि। क्या वो तुम्हारी माँ थी राहुल? तुमने उन्हें अंदर क्यों नहीं बुलाया? निधि, मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। मैं तुम्हें तुम्हारे अतीत के बारे में कुछ भी नहीं पूछ रहा, तो तुम भी मेरी जिंदगी के बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछोगे। इतना कहकर राहुल गुस्से से अपने कमरे में चला गया और निधि राहुल के इस बर्ताव से उदास हो गई। निधि अकेले में ही बरबर करने लगी, जिंदगी ऐसे नहीं जी जाती है राहुल। मैं खुद चाहती हूँ कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानो। निधि भी उदास होकर अपने कमरे में चली गई। लेकिन रात होते ही राहुल को यह एहसास हुआ कि उसने निधि पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया। निधि को मनाने के लिए राहुल ने सोचा, निधि के लिए आज रात का डिनर मैं खुद अपने हाथों से बनाता हूँ। और फिर राहुल ने अपने हाथों से निधि के लिए डिनर बनाया। डिनर तैयार होते ही राहुल ने निधि के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा। सॉरी निधि, देखो आज मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा खाना बनाया है। लेकिन जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो राहुल खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर चला गया और अंदर जाकर देखा तो निधि जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। राहुल ने निधि को उठाया और उसे उसके बिस्तर पर लिटाकर डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने निधि का चेकअप किया और राहुल से कहने लगी, देखिए मिस्टर राहुल, निधि अभी अपने कठिन समय से गुजर रही है और इसका असर बेबी पर भी हो सकता है, इसलिए जितना हो सके निधि को तनाव से दूर रखें। डॉक्टर की बात सुनकर राहुल को अपनी गलती का एहसास हो गया कि निधि की इस हालत में उसे निधि से इस तरह पेश नहीं आना चाहिए था। डॉक्टर के जाने के बाद राहुल खुद पूरी रात निधि के सिरहाने बैठकर उसकी देखभाल करने लगा। अगले दिन जब निधि उठी तो राहुल से कहने लगी, राहुल क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ठीक है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ।
यह बात सुनते ही निधि के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर कुछ दिनों में दोनों की शादी हो गई। शादी के अगले दिन निधि ने राहुल से कहा, राहुल, मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है। लेकिन राहुल ने साफ इनकार कर दिया। मगर निधि ने जब राहुल को अपनी कसम देकर मजबूर किया, तब राहुल ने अपनी माँ को फोन लगाया और कहा, माँ, मैंने शादी कर ली है और आज मैं आपकी बहू को आपसे मिलाने ला रहा हूँ। सच में राहुल बेटा, तू घर वापस आ रहा है? आ जा बेटा, मुझे भी तो तुझे जरूरी बात बतानी है। इतना कहकर राहुल ने फोन काट दिया और निधि से कहा, चलो निधि, जाकर तैयार हो जाओ, हम आज ही हमारे घर जाएंगे। निधि जाकर अच्छे से तैयार हो गई और फिर निधि और राहुल दोनों राहुल की माँ से मिलने के लिए निकल गए। कुछ देर बाद राहुल ने जाकर अपने घर के सामने अपनी गाड़ी रोक दी। दरवाजे पर पहुंचते ही राहुल के डोरबेल बजाते जैसे ही दरवाजा खुला, निधि की तो जैसे जान ही निकल गई जब उसने देखा कि राहुल की माँ और कोई नहीं बल्कि संजय की ही माँ थी। इसका मतलब यह था कि राहुल संजय का छोटा भाई है। निधि की सास ने जब निधि को अपने सामने देखा तो वो भी चौंक गई, लेकिन राहुल के सामने उसने निधि से कुछ नहीं कही। लेकिन अपनी सास को देखते ही निधि का अतीत उसकी आंखों के सामने घूमने लगा और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ी। राहुल ने निधि को उठाया और घर के अंदर ले गया। राहुल निधि को अपने कमरे में लिटाया और उस पर पानी छिड़क कर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। निधि को होश आते ही राहुल ने उसे आराम करने को कहा और खुद डॉक्टर से निधि के बारे में फोन पर बात करने लगा। जैसे ही राहुल कमरे से बाहर निकला, निधि की सास कमरे में आई और फिर से निधि को उल्टा सीधा कहने लगी, तू क्यों फिर से मेरे घर में आ गई? मेरे एक बेटे को मारकर तेरा जी नहीं भरा जो तू मेरे दूसरे बेटे को भी मारना चाहती है? तेरी हिम्मत कैसे हुई फिर से इस घर में कदम रखने की? निकल जा मेरी दूसरे बेटे की जिंदगी से और अब चली जा यहाँ से। लेकिन मेरी बात तो सुनिए माँ जी, मैं तो जानती भी नहीं थी कि राहुल संजय का छोटा भाई है। किसी और का पाप पेट में लेकर मेरे बेटे से शादी करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? माँ जी, जिसे आप पाप कह रही हैं, वो आपके ही बड़े बेटे संजय का अंश है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस पाप को मेरे बेटे का अंश कहने की? नहीं माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। यह बच्चा आपके बेटे संजय का ही है। खबरदार, जो मेरे बेटे का नाम भी अपनी मनहूस जुबान से लिया तो। तभी निधि का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने लगी। जिस वजह से निधि गिरने ही वाली थी, वो उसी वक्त वहां आ पहुंचा और उसने निधि को गिरने से बचा लिया। अपनी माँ के ऐसे व्यवहार पर राहुल अपनी माँ पर चिल्लाने लगा कि तभी संजय के कमरे का दरवाजा खुला और अंदर से एक औरत बाहर आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई और फिर कमरे के अंदर से किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज आई। क्या हुआ बाहर? इतना शोर क्यों हो रहा है? कुछ ही देर में वो आदमी बाहर आया और उसे देखकर निधि का दिल तो जैसे कुछ पल के लिए धड़कना ही भूल गया था, क्योंकि कमरे से बाहर निकलने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि निधि का पहला पति संजय था। संजय को अपनी आंखों के सामने देखते ही निधि के मुंह से हैरत के ये शब्द निकल पड़े, संजय, तुम अभी भी जिंदा हो? और फिर निधि ने संजय के हाथों में उसकी पत्नी खुशबू का हाथ देखा। यह देखकर निधि आधी कहानी तो समझ ही चुकी थी, लेकिन फिर भी निधि ने संजय से कहा, संजय, मैं तो नहीं जानती थी कि तुम जिंदा हो, मगर तुम तो जानते थे ना कि तुम्हारे बाद मेरा क्या हाल हुआ होगा, और फिर भी तुमने बिना मेरी परवाह किए दूसरी शादी कर ली। संजय भी निधि को अपने सामने देखकर हैरान था, लेकिन इससे पहले कि निधि संजय से और कुछ पूछता, निधि की प्रेगनेंसी पर ही सवाल उठा दिया और कहने लगा, तुम भी कोई सती सावित्री नहीं हो निधि। पति को मरे अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और तुम ये किसका बच्चा लेकर पेट में घूम रही हो? संजय, ये सब तुम कह रहे हो, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मुझ पर रहम नहीं आता ना सही, लेकिन कम से कम अपने बच्चों पर तो रहम करो। ये तुम्हारा ही बच्चा है और धोखा मैंने नहीं, तुमने किया है मेरे साथ दूसरी शादी करके, ये जानते हुए भी कि तुम्हारी पहली पत्नी जिंदा है। यह सुनते ही संजय हंसने लगा और कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है निधि कि मैं सच में तुमसे प्यार करता था और मैं तुमसे शादी तुम्हारे प्यार की वजह से की है? तुम्हें याद है वो दिन जिस दिन पहली बार मैंने तुम्हें प्रपोज किया था और तुमने मेरे गाल पर एक कसकर थप्पड़ मार दिया था? तुमने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारकर पूरी कॉलेज के सामने और मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती की थी। उस दिन अपने दोस्तों की दी हुई चैलेंज को पूरा करने के लिए मैंने तुम्हें झूठा प्रपोज किया था और ये शादी भी बिल्कुल उसी प्रपोज की तरह ही एक नाटक थी। तुम्हारा मुझे इस तरह से ठुकराना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं उसी दिन सोच लिया कि तुम जैसी सड़क छाप लड़की से तो मैं बदला लेकर ही रहूंगा। और फिर मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं तुम्हें गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि अपनी बीवी बनाऊंगा, और वो भी ऐसी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। उसके बाद मैंने तुमसे प्यार का नाटक करके झूठी शादी कर ली, लेकिन सच्चा प्यार तो मैं खुशबू से ही करता था। लेकिन फिर मेरे इस नाटक से मुझे खुद को ही निकलना नहीं आया, इसलिए मैंने एक और नाटक कर लिया। मैंने खुद के ही नकली एक्सीडेंट की झूठी खबरें फैलाई और फिर खुशबू से शादी कर ली। संजय की बातें सुनकर निधि को जैसे एक सदमा सा लग गया
और उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे, इसलिए वो पास में रखे एक सोफे पर बैठ गई। तो वह राहुल से पूछने लगा, छोटे तू यहाँ कैसे? संजय बेटा, राहुल ने निधि से शादी कर ली है। ये सुनकर संजय की तो आंखें ही बाहर आ गई थीं और उसने राहुल से कहा, छोटे तुझे पूरी दुनिया में शादी करने के लिए सिर्फ मेरी विधवा ही मिली थी क्या? तब राहुल भी जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, आपको क्या लगता है भाई, इस पूरी दुनिया में खेल खेलना सिर्फ आपको ही आता है क्या? एक खेल आपने निधि के साथ खेला तो एक खेल मैं आपके साथ खेल लिया। राहुल की ऐसी बातें सुनकर संजय हैरत में पड़ गया और कहने लगा, तू कहना क्या चाहता है छोटे? आपको क्या लगता है भाई कि मेरी और निधि की शादी क्या कोई इत्तेफाक थी? नहीं भाई नहीं, ये शादी कोई इत्तेफाक नहीं है भाई। जिस दिन आपने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी ना, उस दिन मैं भी वहीं पर था। उस दिन मैंने आपकी और आपके दोस्तों की सारी बातें सुन ली थी। मैंने कई बार निधि को सच्चाई बताना चाहा, लेकिन आपने कभी भी निधि को अकेला ही नहीं छोड़ा और मुझे एक भी ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं आपकी सच्चाई निधि को बता पाता। और फिर मैं विदेश पढ़ने चला गया और जब लौटा तो बहुत देर हो चुकी थी। घर आने पर आपकी और निधि की शादी के साथ साथ मुझे आपकी मौत की खबर भी मिली। फिर जब घर लौटा तब भी मेरी नजरें निधि को ही ढूंढ रही थी, लेकिन जब निधि घर में कहीं नहीं दिखी तो मैंने माँ से पूछा, माँ भाभी कहाँ है? नाम मत ले उसका, तेरे भाई को वही मार डाली हैं और अब वो इस घर में नहीं रह सकती। मैंने उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया है। माँ, आप एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैंने माँ से कहा, अगर भाभी इस घर में नहीं रह सकती तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। और उसके बाद से ही मैंने यह घर छोड़ दिया। और फिर राहुल ने निधि से कहा, निधि, आगे की कहानी तुम तो जानती हो। इसका मतलब तुम पहले से ही जानते थे राहुल की मैं कौन हूँ? हाँ निधि, मैं तो तुम्हें पहले दिन से ही जानता था। जिस दिन तुम मेरी गाड़ी से टकराई थी, जब माँ ने मुझे बताया कि उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया है, तब मुझे ये एहसास हुआ कि तुम्हारे जैसी न जाने कितनी औरतें ऐसे जुल्म का शिकार होकर यहाँ वहाँ भटक रही होगी। और तभी मैंने तुम्हारे नाम से एक एनजीओ खोला जिसका नाम मैंने NNGO रखा। निधि यह जानकर हैरत में पड़ गई कि उस एनजीओ में एन का मतलब निधि था। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया राहुल, लेकिन इस बात की मुझे खबर तक नहीं होने दी। हाँ निधि, वो सब कुछ मैंने ही किया था, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि मुझे खुद को भी यह पता नहीं चला कि कब मुझे तुमसे प्यार हो गया और फिर मैं तुम्हारे प्यार में यह सब करता चला गया। फिर राहुल ने संजय से कहा, हाँ भाई, निधि को नहीं पता था, लेकिन मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था कि आपका एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोचा समझा प्लान था। पहले तो मैं भी आपके एक्सीडेंट को सच ही मान लिया था, लेकिन फिर एक दिन जब मैं माँ से मिलने घर आया था तब मैंने आपको माँ के साथ देख लिया था और आपकी बातें भी सुन ली थीं। आपको जिंदा देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन फिर जब मैं आप दोनों की बातें सुनी तब मुझे सब समझ आ गया, क्योंकि उस दिन आप माँ से कह रहे थे, माँ, मैंने ये शादी निधि से सिर्फ उस थप्पड़ का बदला लेने के लिए ही की थी। मुझे ठुकराकर उस निधि ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब जिएगी पूरी जिंदगी मेरे नाम की विधवा की साड़ी पहनकर। और फिर माँ ने आपसे पूछा था कि आप वापस घर कब आएंगे, तब आपने कहा था, माँ, मैं अगले महीने आपकी बहू खुशबू को साथ लेकर ही आऊंगा। तब मुझे पता चला कि निधि की जिंदगी बर्बाद करने के बाद आपने दूसरी शादी भी कर ली है। उस दिन मुझे पता चल गया कि बदले की आग में मेरा भाई किस हद तक नीचे गिर सकता है। और हाँ माँ, आपने भी निधि पर जुल्म ढाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। खैर जो भी हो, लेकिन भाई मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपकी इन हरकतों की वजह से ही आज मुझे निधि जैसी खूबसूरत और समझदार जीवन संगिनी मिल गई है। बस निधि मिल लिया ना मेरे परिवार से, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं क्यों तुम्हें अपनी माँ से नहीं मिलवाना चाहता था। निधि, अब चलो यहाँ से। लेकिन निधि जैसे ही राहुल के साथ जाने के लिए उठी तो अचानक ही उसके पेट में जोर से दर्द होने लगा। राहुल निधि को लेकर अस्पताल पहुंचा, तब पीछे पीछे संजय, खुशबू और निधि की सास अस्पताल पहुंची। कुछ ही देर में निधि ने एक बेटे को जन्म दिया। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर संजय के दिल में पिता के जज्बात उमड़ने लगे और वो अपने बेटे को देखने के लिए कमरे की तरफ आगे बढ़ने लगा, लेकिन डॉक्टर ने संजय को रोक दिया। बच्चों को देखने सिर्फ उसके पापा ही जा सकते हैं, क्योंकि अभी भी निधि और बच्चा बहुत ही कमजोर है, इसलिए ज्यादा लोग अंदर नहीं जा सकते। यहाँ राहुल कौन है? निधि सिर्फ राहुल से ही मिलना चाहती है। राहुल निधि से मिलने अंदर चला गया और संजय अपना सिर झुकाकर वहीं रुक गया। संजय के दिल में अपने बच्चे के लिए तरफ देखकर संजय की दूसरी पत्नी खुशबू उस पर भड़क गई और कहने लगी, संजय, तुमने सिर्फ निधि को ही नहीं बल्कि मुझे भी धोखे में रखा है। तुमने तो निधि से सिर्फ बदला लेने के लिए शादी की थी ना, तो फिर तुम्हारा बच्चा उसके पेट में कैसे आ गया?
संजय ने वह सारी बात बता दी जो उसके साथ उस रात हुआ था। यह सुनकर खुशबू ने संजय के मुंह पर एक जोरदार चाटा लगाया और उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। अब संजय अपने ही बुने जाल में फंस गया और अब ना तो उसके पास निधि का प्यार था और न ही खुशबू का साथ था। तभी संजय और उसकी मां कमरे के अंदर आ गए। अपने बेटे को देखते ही संजय ने राहुल के हाथों से अपना बेटा छीन लिया और कहने लगा, यह मेरा बेटा है राहुल, मेरे बेटे से दूर ही रहना। यह देखकर निधि को बहुत गुस्सा आ गया और वह संजय से कहने लगी, तुम्हारा बेटा संजय, कहाँ है तुम्हारा बेटा? अभी कुछ देर पहले ही तुमने इस बच्चे को पाप का नाम दिया था, तो फिर तुम इसके बाप कैसे बन गए? संजय, तुम बाप क्या एक इंसान कहलाने लायक भी नहीं हो? निकल जाओ यहाँ से संजय, मैं अपने बेटे पर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने देना चाहती हूँ। संजय की मां से अपने बेटे की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और वो संजय को लेकर वहां से निकल गई। कुछ दिनों के बाद निधि को लेकर घर आ गया। निधि की सास ने बहुत ही अच्छे से निधि का स्वागत किया और कहने लगी, बहू मुन्ना मुझे दे दे, तुझे इस वक्त आराम की जरूरत है। अपने पोते को हाथ में लेते ही निधि की सास कहने लगी, अरे बहू मुन्ना तो बिल्कुल संजय की तरह ही दिख रहा है। देखो निधि बेटा, आज इतने सालों बाद हमारे घर में खुशियाँ आई हैं। अब मैं तुम लोगों को कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगी और अब मैं तेरी सारी गलतियाँ माफ कर दी हैं। माँ, गलतियाँ निधि ने नहीं बल्कि आपने और संजय भैया ने की है। आपको तो उल्टा निधि से माफी मांगनी चाहिए। नहीं राहुल, बड़ों के हाथ माफी के लिए नहीं बल्कि आशीर्वाद देने के लिए सही होता है, और वैसे भी यह वक्त इन सब बातों का नहीं है। हाँ निधि, फिलहाल तुम आराम करो। इसी तरह समय बीत रहा था। अब निधि के बेटा बड़ा हो गया था। एक दिन जब राहुल अपनी ऑफिस में काम कर रहा था कि तभी उसे निधि का कॉल आया। निधि बहुत घबराई आवाज में बोल रही थी, राहुल, हमारे आयुष को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और मैं भी उनका पीछा करते हुए वहीं आ गई हूँ। राहुल प्लीज हमारे बच्चे को बचा लो। जो आयुष का असली बाप है वही जाकर उसे बचाए। मुझे क्यों फोन कर रही हो? इतना कहकर राहुल ने फोन काट दिया और वहां निधि प्लीज राहुल कहते हुए रोती रह गई। निधि छिपकर अपने बच्चों को बचाने का तरीका सोच रही थी कि तभी उसे किडनैपर के पीछे एक काली परछाई नजर आई। निधि को ऐसा लगा कि राहुल ने फोन पर गुस्से से मना कर दिया, लेकिन आखिरकार वो अपने बेटे को बचाने आ ही गया। और फिर जब अंधेरे में से जो चेहरा निकलकर बाहर आया, उसे देखकर निधि बिल्कुल हैरान रह गई थी, क्योंकि वह चेहरा राहुल का नहीं बल्कि संजय का था। संजय अपने हाथ में रुपयों का सूटकेस लेकर खड़ा था और किडनैपर से कह रहा था, ये लो पैसों से भरा बैग, और अगर कम पड़े तो और भी मिल जाएंगे, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ मत करना। कुछ देर बाद संजय आयुष को छुड़ाकर निधि के हाथों में दे दिया और फिर संजय ने निधि और आयुष को अपनी गाड़ी में बिठाकर उन्हें सही सलामत घर पहुंचा दिया। घर आते ही निधि ने देखा कि राहुल सोफे पर बैठकर मजे से टीवी देख रहा था। निधि को आते देखकर राहुल उठकर अपने कमरे में जाने लगा। तब मासूम आयुष ने राहुल से सवाल कर दिया, पापा, आप मुझे बचाने के लिए उन गुंडों से फाइट करने क्यों नहीं आए? तब आयुष के सवालों का बिना कोई जवाब दिए ही राहुल अपने कमरे में चला गया। निधि भी अपने कमरे में आ गई और रोने लगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राहुल निधि और उसके बेटे आयुष से दूर होता जा रहा था। निधि राहुल के इस व्यवहार से परेशान होकर अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी राहुल बाहर से घर में आया और सबको एक जगह बुलाया और निधि से कहने लगी, निधि, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, तुम मेरे भाई से शादी कर लो। ये बातें सुनकर सब लोग हैरान हो गए। तभी निधि ने कही, मैं कभी भी संजय से शादी नहीं कर सकती। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। निधि, तुम पर सिर्फ संजय भैया का ही हक है। ये तुम क्या कह रहे हो राहुल? लेकिन प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। निधि की आंखों के सामने अब वो सारे पल घूमने लगे जब राहुल उससे बेरुखी से पेश आता था। अब निधि समझ चुकी थी कि राहुल के दिल में अब उसके लिए कोई जगह नहीं रही। ठीक है राहुल, तुमने न सही, लेकिन मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था और आज मैं तुम्हारे कहने पर संजय से शादी जरूर करूंगी, लेकिन मेरे लिए नहीं, सिर्फ अपने बेटे के लिए, जिसे एक पिता के प्यार की जरूरत है, क्योंकि तुमने उसे अपना बेटा माना ही नहीं था। निधि की बातें सुनकर राहुल की आंखों में पानी भर आया और राहुल वहां से जाने लगा। अभी तो राहुल दरवाजे तक ही पहुंचा था कि संजय जोर जोर से हंसने लगा और फिर संजय ने राहुल को आवाज लगाते हुए कहा, रुक जा छोटे, तुम सबने अपने दिल की बात बोल दी, लेकिन मुझे भी कुछ कहना है। और निधि का हाथ राहुल के हाथों में देते हुए कहा, छोटे, निधि सिर्फ तुम्हारी है। और हाँ निधि, राहुल ने कभी तुम्हें प्यार करना छोड़ा ही नहीं था। उसने आज तक जो कुछ भी किया सिर्फ मेरे लिए किया था। एक दिन मैं राहुल के ऑफिस गया था और मैंने उससे अपने किए गुनाहों की माफी मांगते हुए कहा कि मैं अपनी भूल को सुधारना चाहता हूँ और अपने बच्चों को अपना नाम देना चाहता हूँ। मेरी आंखों में पछतावे के आंसू देखकर राहुल का दिल पिघल गया और उसने मेरे लिए ही वो सब कुछ किया था। राहुल ने ही आयुष को किडनैप करवाया था और फिर मुझे पैसा देकर आयुष को बचाने भेजा था, ताकि मैं तुम्हारी नजर में हीरो साबित हो सकूं।
मुझे हीरो बनाते बनाते वह खुद तुम्हारी नजर में जीरो बनता चला गया, लेकिन उसे एक शब्द भी तुम्हारे खिलाफ सुनना पसंद नहीं था। तू निधि का है और निधि का ही रहेगा। और संजय अपने घर से हमेशा के लिए चला गया। लेकिन जब अपने रास्ते से गुजर रहा था तब एक छोटा सा बच्चा रोते हुए उसके पास आया और उससे कहने लगा, अंकल मेरी मम्मी वहाँ बेहोश पड़ी है, मेरी मम्मी को बचा लो प्लीज। संजय जल्दी से उस बच्चे के साथ उस जगह पहुंच गया और वहां जाकर देखा तो उस बच्चे की माँ और कोई नहीं बल्कि उसकी दूसरी पत्नी खुशबू थी। इसका मतलब यह था कि यह बच्चा संजय का ही था। संजय ने उसको उठाया और अपने साथ अपने घर ले गया। कुछ देर में ही खुशबू को होश आ गया और उसने संजय को बताया कि उस दिन जब खुशबू अस्पताल में संजय को छोड़कर चली गई थी, उसके कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि वह संजय के बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन मुझे यकीन था तुम मुझे मनाने जरूर आओगे, और फिर वक्त बीतता गया लेकिन तुम नहीं आए। मगर तुम्हारे प्यार की निशानी हमारे बेटा मेरी जिंदगी में आ गया। ये सुनकर संजय को बहुत ही अफसोस हुआ कि वो कितना बदकिस्मत है जिसने अपने दोनों बच्चों का बचपन खो दिया था। संजय ने खुशबू से माफी मांगी और कहा, खुशबू क्या हम फिर से अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं? यह सुनकर खुशबू की आंखों में आंसू आ गए। इस तरह निधि अपने बेटे और अपने पति राहुल के साथ और संजय अपनी पत्नी खुशबू और अपने बच्चों के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे हैं।